हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूर्णिमा श्रीवास्तव, केएलडीएवी पीजी कॉलेज रुड़की आज आपके साथ वैलिडिटी एंड इट्स टाइप्स वैधता एवं इसके प्रकार के विषय में डिस्कस करूंगी। जब भी हम उत्तम परीक्षण की बात करते हैं तो उसकी बहुत सारी विशेषताएं हमारे समक्ष आती हैं। जो सबसे प्रमुख विशेषता के रूप में हमारे समक्ष है वो है वैधता। तो आज हम इसी के विषय में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि वैधता किसे कहते हैं। वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट इज इट्स एबिलिटी टू मेजर व्हाट इट सीक्स टू मेजर। वास्तव में वैधता किसी भी परीक्षण का वह गुण होता है जो कि उसे मापने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ, इफ वी वांट टू मेजर इंटेलिजेंस द टेस्ट विल बी वैलिड इफ इट मेजर्स इंटेलिजेंस ओनली। अगर कोई परीक्षण बुद्धि को मापने के लिए बना है और वो सिर्फ बुद्धि को ही मापता है तो उसे हम एक वैलिड परीक्षण की श्रेणी में रखते हैं। अर्थात वैधता किसी भी परीक्षण के गुण से संबंधित होती है, उसके उद्देश्य से संबंधित होती है। जिस ट्रेड को मेजर करने के लिए किसी परीक्षण का निर्माण किया जाता है और वो उसी ट्रेड को मेजर करता है तो उसे हम वैधता कहते हैं। वैलिडिटी इज ऑलवेज स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन। वास्तव में जो वैधता होती है वो पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन के संदर्भ में की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा आप इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टेस्ट ऑफ ए रीजनिंग टेस्ट मे बी हाईली वैलिड टू टेस्ट रीजनिंग, बट इट मे नॉट बी दैट मच वैलिड टू टेस्ट वर्बल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई रीजनिंग टेस्ट बनाया गया है और वो रीजनिंग को मापने के लिए हाईली वैलिड पाया जाता है और लेकिन वो उतना वैलिड वर्बल एबिलिटी को मापने के लिए नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि रीजनिंग के लिए जो टेस्ट बनाया गया है वो सिर्फ रीजनिंग को ही मेजर करेगा और अगर वो ऐसा करता है तो वो परीक्षण वैलिड परीक्षण की श्रेणी में आता है। अगर हम किसी भी परीक्षण की वैधता निकालना चाहते हैं, उसकी वैधता का कोफिशिएंट निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। अर्थात वैधता किस किस प्रकार से निकाली जा सकती है। तो टाइप्स ऑफ वैधता के विषय में डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। जो वैधता है वो वैसे तो उसके बहुत सारे प्रकार हैं। कई सारे विद्वानों ने, एनेस्टेसी ने, फ्रीमैन ने, क्रॉनबैक ने अलग अलग प्रकार बताए हैं, बट जो एक सभी आधार पर जो मैंने ये वर्गीकरण किया है वो एक मुझे ठीक लगा कि इस आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। वास्तव में जब हम वैधता के प्रकारों की बात करते हैं तो ये 5 प्रकार जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, जैसे इंटरनल वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, टेम्पोरल वैलिडिटी और टेस्ट वैलिडिटी, ये 5 प्रकार मेन है। अब हम टेस्ट वैलिडिटी को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 3 प्रकारों में: कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी एंड कंटेंट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को हम फिर 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: कन्वर्जेंट वैलिडिटी एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। इसी प्रकार से हम क्राइटेरियन वैलिडिटी को भी आगे 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: प्रिडिक्टिव वैलिडिटी और कॉन्करेंट वैलिडिटी। साथ ही कंटेंट वैलिडिटी को भी हम फिर दूसरे 2 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं: आइटम वैलिडिटी एंड सैम्पलिंग वैलिडिटी। तो आप जो ये वर्गीकरण देख रहे हैं ये वास्तव में वैधता का वर्गीकरण है कि वैधता कितने प्रकार की हो सकती है। वैसे तो आपको बहुत सारे और भी अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो मुझे वर्गीकरण ठीक लगा उस आधार पर मैंने इसको वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। तो चलिए आगे इसके विविध प्रकारों के विषय में डिस्कस करते हैं। वैधता के प्रकारों में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरनल वैलिडिटी के विषय में। इंटरनल वैलिडिटी अर्थात आंतरिक वैधता। Internal validity is the extent to which a piece of evidence supports claim about cause and effect within the context of a particular study. All that internal validity means in that what you did in the study. इंटरनल वैलिडिटी का तात्पर्य ये होता है कि जब हम कोई स्टडी करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में की जाती है, अर्थात उसके लिए डेटा, सैंपल और सिचुएशन डिसाइड की जाती है। और जब कोई स्टडी इन सभी सर्कमस्टांसेस में, इन सभी सिचुएशन में कॉज एंड इफेक्ट को मेंटेन करती है, जो जितने भी इसके कारक हैं उसके अंतर्गत कॉज एंड इफेक्ट फैक्टर्स को मेंटेन करती है तथा उसके अंतर्गत जो भी प्रभाव पड़ा है वो किसी एक्सटर्नल वेरिएबल के द्वारा नहीं पड़ता है, तब हम ये कहते हैं कि उस परीक्षण के अंतर्गत इंटरनल वैलिडिटी है। वैधता के दूसरे प्रकार के रूप में डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी के विषय में। एक्सटर्नल वैलिडिटी अर्थात बाह्य वैधता। External validity is the validity of applying the conclusion of a scientific study outside the context of the study. Basically, external validity का तात्पर्य ये होता है कि जब हम किसी scientific study के conclusion को, उसकी finding को दूसरे कंटेक्स्ट में प्रशासित करें। जैसे कि आज जो हमने एक परीक्षण बनाया है उत्तराखंड के लिए, अगर हम उसे बाकी इंडिया के किसी भी पार्ट में अप्लाई करें
और वहाँ पर अप्लाई करने के पश्चात भी हमारे परीक्षण में बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कोरिलेशन पाया जाए और उसमें बहुत ज़्यादा उच्च वैधता गुणांक पाया जाए तो हम उस परीक्षण को वैलिड परीक्षण बोलेंगे। It is more important for the test to have external validity because this directly affects the usefulness of the रिजल्ट ऑफ द स्टडी, क्योंकि जो भी परीक्षण एक मानकीकृत परीक्षण बनाया जाता है वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं बनाया जाता है, उसका सैंपल वो एरिया हो सकता है, लेकिन बाद में अगर लॉन्ग रन में हम देखें तो उसे हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकें, ऐसा परीक्षण बनाने का उद्देश्य होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी परीक्षण की एक्सटर्नल वैलिडिटी को निकाला जाए और वो डायरेक्टली हमारे रिजल्ट को प्रभावित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं फेस वैलिडिटी की। फेस वैलिडिटी अर्थात रूप वैधता। Face validity is the degree to which a procedure, especially a psychological test or assessment, appears effective in the terms of its stated aim. किसी भी परीक्षण को देख करके जो एक अनुमान लगाया जाता है कि वो परीक्षण उसी चीज को मापने के लिए बनाया गया है जिस चीज को मापने के लिए उसका निर्माण किया गया है। और ये बेसिकली जब आप कोई परीक्षण बनाते हैं और आप विशेषज्ञों के पास देते हैं उसे देखने के लिए कि ये ठीक बना है या नहीं बना है, उस समय विशेषज्ञ उसे देख करके ये अनुमान लगाते हैं कि वास्तव में ये परीक्षण उसी चीज का मापन कर रहा है जिस चीज को मापने के लिए बनाया गया है। जैसे एक बुद्धि परीक्षण अगर बनाया जा रहा है और उसके जितने आइटम्स हैं उनको देखने के बाद ये अनुमान लगाया जाता है कि हाँ वो बुद्धि को ही माप रहे हैं, तो इस प्रकार की जो वैधता होती है उसे हम फेस वैलिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टेम्पोरल वैलिडिटी के विषय में। टेम्पोरल वैलिडिटी इज टाइप ऑफ वैलिडिटी दैट रिफर्स टू द वैलिडिटी ऑफ द फाइंडिंग्स इन रिलेशन टू द प्रोग्रेशन ऑफ टाइम। बेसिकली इसे हम अस्थायी वैधता भी कहते हैं। इसका समय के साथ सीधा संबंध होता है। आज जो परीक्षण हमने बनाया है वो कुछ समय बाद हो सकता है उसके रिजल्ट इतने ज़्यादा प्रभावी ना हो, तो इसलिए टेम्पोरल वैलिडिटी निकाली जाती है कि आज जो परीक्षण बनाया जा रहा है उसके अंतर्गत अगर टेम्पोरल वैलिडिटी पाई जाती है तो इसका तात्पर्य ये है कि समय के साथ उसकी वैधता घटेगी नहीं बल्कि वो विद्यमान रहेगी। अर्थात कुछ समय बीत जाने के बाद भी जो परीक्षण है उसके अंतर्गत कितनी ज़्यादा वैधता है, इस चीज को निकालने के लिए हम टेम्पोरल वैलिडिटी का सहारा लेते हैं। वैधता के अगले प्रकार के रूप में टेस्ट वैलिडिटी आती है। टेस्ट वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट एक्यूरेटली मेजर्स व्हाट इट सपोज टू मेजर। वास्तव में टेस्ट वैलिडिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैलिडिटी होती है जो कि किसी भी परीक्षण के संदर्भ में निकाली जाती है। कोई भी परीक्षण किसी भी उद्देश्य के लिए बनाया जाता है और वो अगर उसी उद्देश्य को मेजर करता है तो उसके अंतर्गत परीक्षण वैधता पाई जाती है। और ये परीक्षण वैधता विशेषकर 3 रूप में नजर आती है। 3 प्रकार से हम परीक्षण वैधता निकाल सकते हैं। पहली है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, दूसरी है कंटेंट वैलिडिटी और तीसरी है क्राइटेरियन वैलिडिटी। फर्दर हम इनके प्रकारों के विषय में भी डिस्कस करेंगे। टेस्ट वैलिडिटी के विविध प्रकारों में सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी अर्थात रचनात्मक वैधता। रचनात्मक जैसा कि आपको शब्द से ही क्लियर हो रहा होगा कि उसकी किसी भी परीक्षण की रचना करने से संबंधित जब हम वैधता को निकालते हैं तो वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहलाती है। और इस वैधता को हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई एक्सटर्नल क्राइटेरियन अवेलेबल नहीं होता है। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज द डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स और purports to be measuring in the classical model of the test validity. The researcher uses this validity in case of no availability of external criterion. It is also known as factorial or trait validity. इसे हम फैक्टोरियल या ट्रेट वैलिडिटी के रूप में भी गुण वैधता या कारक वैधता के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि अगर हम कोई बुद्धि परीक्षण बनाना चाहते हैं तो बुद्धि परीक्षण बनाने के लिए हमें बेसिकली किस चीज पर निर्भर करना होगा, उसके किसी न किसी सिद्धांत पर हम निर्भर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख रहे होंगे कि द वैलिडिटी ऑफ एन इंटेलिजेंस टेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन अ मॉडल ऑफ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। जब हम किसी बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं तो वो पर्टिकुलर किसी न किसी मॉडल पर निर्भर करता है। अर्थात किसी भी परीक्षण के अंतर्गत कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी उसके रचना से संबंधित वैधता कितनी है, और ये वैधता भी 2 प्रकार की होती है। पहली है कन्वर्जेंट वैलिडिटी और दूसरी है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। Convergent validity refers to the degree to which 2 measures of construct that theoretically should be related are in fact related. Correlation with its expected reference.
एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देख रहे होंगे, एग्जाम्पल बर्नआउट टेंडेंसी इज कोरिलेटेड विद इट्स रेफरेंस मैकलेक बर्नआउट इन्वेंट्री अर्थात MVI। कन्वर्जेंट वैलिडिटी अर्थात अभिसरण वैधता, इसका तात्पर्य ये होता है कि कोई भी परीक्षण, उसके अंतर्गत जितने भी कंस्ट्रक्ट्स हैं, जितने भी उसके पार्ट्स हैं, वो आपस में कोरिलेटेड होनी चाहिए, ऐसा थ्योरेटिकली माना जाता है। लेकिन वास्तव में क्या वो कोरिलेटेड हैं या नहीं है? अगर वो कोरिलेटेड हैं तो इसका मतलब ये है कि उस परीक्षण के अंतर्गत कन्वर्जेंट वैलिडिटी है। विशेष करके ये साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और बिहेवियरल साइंसेस में इस प्रकार की वैधता को निकाला जाता है। हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि बर्नआउट टेंडेंसी के लिए अगर आप कोई टेस्ट बनाते हैं तो उसका जो एक पर्टिकुलर MBI एक बहुत ही फेमस बर्नआउट इन्वेंट्री है जो कि मैकलेक के द्वारा बनाई गई है और इसके बेसिकली 3 पार्ट हैं। तो वो जो 3 पार्ट हैं, वो जो 3 कंस्ट्रक्ट है, क्या वो आपस में कोरिलेटेड हैं? और हम जब अपना बर्नआउट का परीक्षण बनाएंगे तो उसके जब हम 3 पार्ट्स रखेंगे, 3 कंस्ट्रक्ट रखेंगे तो क्या वो आपस में कोरिलेटेड हैं? अगर उनमें हाई लेवल का कोरिलेशन पाया जाता है तो उसे हम कहेंगे कि उस परीक्षण के अंतर्गत कन्वर्जेंट वैलिडिटी है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का जो अगला प्रकार है वो है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी अर्थात विभेदक वैधता। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी refers whether the concepts or measurements that are not supposed to be related are actually unrelated। वास्तव में विभेदक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि विभेद करना। अगर दो मेजर जो कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये आपस में संबंधित नहीं होंगे। जब भी हम डिप्रेशन का नाम लेते हैं तो बहुत सारे शब्द हमारे माइंड में आ जाते हैं जैसे टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी आदि। और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो लो कोरिलेशन बिटवीन अ टूल ऑफ डिप्रेशन एंड अ टूल ऑफ एंग्जाइटी। अगर हम डिप्रेशन का कोई टूल बनाते हैं और एक एंग्जाइटी का कोई टूल है, अगर दोनों के बीच में बहुत हाई लेवल का कोरिलेशन आता है तो इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे के समानार्थी परीक्षण बने हुए हैं, उनके परीक्षणों में आपस में सहसंबंध है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। डिप्रेशन का टूल और एंग्जाइटी के टूल के बीच में सहसंबद्धता नहीं पाई जानी चाहिए, दोनों के बीच अंतर होना चाहिए। जब इस प्रकार का अंतर निकलता है तो ये कहा जा सकता है कि उस परीक्षण के अंतर्गत विभेदक वैधता है। अभी हमने कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के 2 प्रकारों के विषय में डिस्कस किया जो कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी थे। अब हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे कंटेंट वैलिडिटी के विषय में। कंटेंट वैलिडिटी अर्थात विषय वस्तु संबंधित वैधता। कंटेंट वैलिडिटी refers to the extent to which a measure represent all facets of a given construct. This type of validity is concerned with relevance of the content in the items. It is also known as logical validity. Basically, जब हम किसी भी परीक्षण का निर्माण करते हैं तो उस परीक्षण के अंतर्गत जिस गुण का हम मापन करते हैं उस गुण से संबंधित सभी बिंदुओं पर हम ध्यान रखते हैं और उसी से संबंधित हम अपने परीक्षण के आइटम्स को बनाते हैं। तो जब किसी परीक्षण के अंतर्गत वो सारे बिंदुओं को टच किया जाता है, उन सारे पहलुओं को टच किया जाता है, तो ये कहा जाता है कि उस परीक्षण में विषय वस्तु संबंधित वैधता है। आगे के स्लाइड्स में हम इसको और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे क्योंकि कंटेंट वैलिडिटी भी 2 प्रकार की होती है। पहली है आइटम वैलिडिटी और दूसरी है सैम्पलिंग वैलिडिटी। आइटम वैलिडिटी अर्थात पद वैधता, सैम्पलिंग वैलिडिटी अर्थात न्यादर्श वैधता। जब हम इन दोनों प्रकारों को अच्छी तरह से डिस्कस कर लेंगे तभी हमें विषय वस्तु वैधता अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। कंटेंट वैलिडिटी का जो पहला प्रकार है वो है आइटम वैलिडिटी अर्थात पद वैधता। आइटम वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच एन इंडिविजुअल आइटम ऑफ अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट परपोर्ट्स टू मेजर। आइटम वैलिडिटी का मतलब होता है कि एक परीक्षण में जो भी पद बनाए जाते हैं, जो भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, क्या वो पद जो बनाया गया है वो बिल्कुल अच्छी तरह से उस पूरे परीक्षण के साथ सह संबंधित है। जब इस तरह से हम इस वैधता को निकालते हैं तो उसे हम आइटम वैलिडिटी अर्थात पद वैधता कहते हैं। जैसे इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम एक आइटम का स्कोर लेते हैं और पूरे परीक्षण का स्कोर लेते हैं और उन दोनों के बीच में हम सहसंबंध निकालते हैं। अगर वो सहसंबंध पॉजिटिव आता है, बहुत हाई लेवल का आता है, तो इसका मतलब ये है कि उस परीक्षण में आइटम वैलिडिटी है। बेसिकली इट इज द कोरिलेशन बिटवीन द स्कोर ऑफ इंडिविजुअल आइटम एंड द स्कोर ऑफ होल टेस्ट। जो पूरा परीक्षण है उसका पूरा स्कोर और एक इंडिविजुअल आइटम उसका स्कोर, उनके बीच में जब हम सहसंबंध निकालते हैं, कोरिलेशन निकालते हैं और बहुत हाई लेवल का कोरिलेशन पाया जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि उस परीक्षण के अंतर्गत आइटम वैलिडिटी है। कंटेंट वैलिडिटी का जो अगला प्रकार है वो है सैम्पलिंग वैलिडिटी।
सैम्पलिंग वैलिडिटी अर्थात न्यादर्श संबंधित वैधता. सैम्पलिंग वैलिडिटी is how the test covers all the areas the researcher want it to cover. It means when the test covers all the areas of the particular trait, then it has good sampling validity. इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम कोई परीक्षण बनाते हैं और किसी पर्टिकुलर ट्रेट को मेजर करने के लिए बनाते हैं या किसी पर्टिकुलर गुण को मेजर करने के लिए बनाते हैं और अगर उसके अंतर्गत सभी एरियाज को कवर किया जाता है, तब हम कह सकते हैं कि उस परीक्षण के अंतर्गत सैम्पलिंग वैलिडिटी है. जैसे कि आप इसे एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करिए. एन अचीवमेंट टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स हैज गुड सैम्पलिंग वैलिडिटी इफ इट कवर्स ऑल एरियाज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स. अगर आप कोई अचीवमेंट टेस्ट बनाते हैं जो कि मैथमेटिक्स का है, तो मैथमेटिक्स के अंतर्गत अर्थात गणित के अंतर्गत बहुत सारे उसके एरियाज होते हैं, कंटेंट होते हैं जिसको कि उस परीक्षण के अंतर्गत सम्मिलित होना चाहिए. जैसे अलजेब्रा भी होना चाहिए, ज्योमेट्री भी होना चाहिए, आपका ट्रिग्नोमेट्री भी होना चाहिए, अर्थमेटिक भी होना चाहिए. ये सारे एरियाज हैं जिसको कि एक मैथमेटिक्स के परीक्षण को कवर करना चाहिए. अगर कोई गणित का परीक्षण इन सभी एरियाज को कवर करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस परीक्षण के अंतर्गत सैम्पलिंग वैलिडिटी है. अभी तक हमने टेस्ट वैलिडिटी के दो प्रकारों के विषय में डिस्कस किया, जो कंटेंट वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी थे. अब हम तीसरे मेन प्रकार के विषय में डिस्कस करेंगे, जो है क्राइटेरियन वैलिडिटी अर्थात मानदंड वैधता. Criterion validity is the extent to which a measure is related to an outcome. It is the comparison of test scores with scores obtained on a criterion available. बेसिकली जब हम कोई परीक्षण बनाते हैं तो उसकी वैधता को निकालने के लिए जो उससे संबंधित कोई एक ऐसा बेंचमार्क, कोई एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो कि सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा रिनॉन्ड है और बहुत ज़्यादा उसको लोग यूज़ करते हैं, ऐसा मानदंड के साथ जब हम उसकी वैधता को चेक करते हैं, उसकी वैधता को निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम क्राइटेरियन वैलिडिटी कहते हैं. बेसिकली इट इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन टू टेस्ट, वन हुज वैलिडिटी इज बीइंग एग्जामिन्ड and one with proven validity are supposed to cover the same content area and same objectives. जब हम दो टेस्ट के बीच में कोरिलेशन निकालते हैं, एक वो टेस्ट जिसका कि हमें परीक्षण करना है और दूसरा वो टेस्ट जिसकी वैधता ऑलरेडी इस्टेब्लिश की जा चुकी है, और दोनों ही सेम कंटेंट एरिया को कवर करते हैं और दोनों के ही सेम ऑब्जेक्टिव्स है. जब हम इन दोनों के बीच में कोरिलेशन निकालते हैं और ये कोरिलेशन बहुत ही उच्च स्तर का पाया जाता है, हाई लेवल का पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि उस परीक्षण के अंतर्गत क्राइटेरियन वैलिडिटी विद्यमान है. और सबसे ज़्यादा पॉपुलर तरीका है जिसको कि हम यूज़ करते हैं. ये बेसिकली दो प्रकार का होता है. पहला है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी और दूसरा है कॉन्करेंट वैलिडिटी. क्राइटेरियन वैलिडिटी के दो प्रकार होते हैं, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी और कॉन्करेंट वैलिडिटी. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रेडिक्टिव वैलिडिटी के विषय में. प्रेडिक्टिव वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच अ स्कोर ऑन अ स्केल और टेस्ट प्रिडिक्ट्स द स्कोर ऑन सम क्राइटेरियन मेजर. बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी जॉब के लिए या किसी भी कोर्स के लिए आज जो हम प्री टेस्ट कराते हैं और वो प्री टेस्ट उसकी वैलिडिटी कैसे डिसाइड होती है, बाद में जब कोर्स कंप्लीट कर लिया जाता है और उस कोर्स के कंप्लीशन के बाद अगर वो जिसका हमने सिलेक्शन किया था वो सही ढंग से उस कोर्स को फुलफिल कर लेता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि उस परीक्षण के अंतर्गत पूर्व कथन वैधता थी. जैसे कि आप इस एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करिए. कोरिलेशन बिटवीन प्री मेडिकल टेस्ट एंड फाइनल एमबीबीएस. एक जब डॉक्टर का सिलेक्शन किया जाता है तो उसके लिए प्री मेडिकल टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है और उसके आधार पर कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके उन्हें एमबीबीएस करने के लिए भेजा जाता है. तो आज जो हमने परीक्षण कराया उसके स्कोर पर हमने फ्यूचर के डॉक्टर सिलेक्ट किए और उन्हें हम पढ़ने के लिए भेज देते हैं. बाद में जब वो फाइनल एमबीबीएस कर लेते हैं तो आज के परीक्षण का स्कोर और उस समय फाइनल एमबीबीएस के स्कोर को जब हम आपस में सहसंबंधित करते हैं, उनके बीच में कोरिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं और वो बिल्कुल हाई लेवल का उनके बीच में कोरिलेशन पाया जाता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि उस परीक्षण के अंतर्गत प्रेडिक्टिव वैलिडिटी अर्थात पूर्वकथन वैधता है. इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए. कैट स्कोर्स एंड जॉब परफॉर्मेंस. जो कैट स्कोर्स होते हैं और बाद में जो जॉब में हम परफॉर्मेंस देते हैं, उन दोनों के बीच में अगर सहसंबंध पॉजिटिव पाया जाता है, हाई लेवल का पाया जाता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि उस परीक्षण में पूर्वकथन वैधता है. क्राइटेरियन वैलिडिटी का अगला प्रकार है कंकरेंट वैलिडिटी. कंकरेंट वैलिडिटी अर्थात समवर्ती वैधता.
समवर्ती वैधता को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, कॉन्करेंट वैलिडिटी मेजर्स हाउ वेल अ न्यू टेस्ट कंपेयर्स टू एन वेल एस्टेब्लिश्ड टेस्ट. इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन टू डिफरेंट असेसमेंट्स. बेसिकली कॉन्करेंट वैलिडिटी का मतलब है कि आज जो परीक्षण बनाया गया है और जो एक वेल एस्टेब्लिश्ड टेस्ट है, उन दोनों के स्कोर्स के बीच में अगर बहुत हाई लेवल का सहसंबंध पाया जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि उस परीक्षण में कॉन्करेंट वैलिडिटी है. आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि दो सेम ऑब्जेक्टिव के आधार पर बनाए गए परीक्षण, एक जो पहले बनाया जा चुका है और एक जो आज बनाया गया है, उन दोनों को अगर हम सेम ग्रुप पर एडमिनिस्टर करते हैं, दोनों के हम स्कोर्स को ले लेते हैं और उन दोनों स्कोर्स के बीच में जब हम कोरिलेशन निकालते हैं और वो कोरिलेशन बहुत हाई लेवल का पाया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस परीक्षण के अंतर्गत कॉन्करेंट वैलिडिटी है. इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, कोरिलेशन बिटवीन द न्यू टेस्ट एंड अदर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट विद सेम पर्पस. जैसे आप इसे एक इंटेलिजेंस टेस्ट के उदाहरण के साथ समझ सकते हैं या पर्सनालिटी के टेस्ट के साथ समझ सकते हैं. अगर हम एग्जाम्पल दें इंटेलिजेंस टेस्ट का, तो इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए स्टैनफोर्ड बिने का जो टेस्ट है वो एक बेंचमार्क माना जाता है. तो वो परीक्षण और आज हमने जो परीक्षण बनाया है, उन दोनों को हम सेम ग्रुप पर देते हैं और देने के बाद दोनों के ही स्कोर्स में हम कोरिलेशन निकालते हैं. और अगर कोरिलेशन बहुत हाई लेवल का पाया जाता है, पॉजिटिव पाया जाता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि उस परीक्षण के अंतर्गत कॉन्करेंट वैलिडिटी है. तो इस प्रकार से ये दोनों प्रकार हमने यहाँ पर डिस्कस किए, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी एंड कॉन्करेंट वैलिडिटी. तो इस प्रकार से आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया कि वैधता क्या होती है, वैधता किसे कहते हैं और वैधता कितने प्रकार की होती है. आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि वैधता कितने प्रकार की होती है, ताकि जब कभी आप कोई परीक्षण बनाएं या अपनी रिसर्च में वैधता आपको निकालनी हो तो उस समय आप वैधता को अच्छी तरह से निकाल सकें. Thank you very much.